सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे आरपीएससी 2018 की जो फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता की भर्ती थी, स्कूल लेक्चरर की जो भर्ती थी, जिसकी एग्ज़ाम 2020 जनवरी 2020 में संपन्न हुई थी। उसमें ये हिंदी विषय का पेपर है। इसमें जो मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनका हम आज विस्तृत अध्ययन करेंगे। और मनोविज्ञान के अध्ययन की श्रृंखला में हम पिछली जो 2018 की जो भर्ती हुई थी, एग्ज़ाम हुई थी, उसमें सभी विषयों के जो मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे उनका हम विस्तृत अध्ययन इस एग्ज़ाम में, इस जो है सीरीज में हम करेंगे। तो हिंदी विषय में मनोविज्ञान से संबंधित जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या के लिए उपयुक्त पद है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या के लिए उपयुक्त पद है विकासशीलता। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु अभी विकासशील है। अभी। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो है 4 नंबर, इसमें सही उत्तर होगा। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान में रखना है कि जो विकासात्मक मनोविज्ञान है, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक आपसे अगर पूछा जाए तो विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक तो रहेगा पियाजे। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक पियाजे। एक इसी से रिलेटेड एक एग्जाम में क्वेश्चन और आता है कि विकासात्मक कार्य का संप्रत्यय किसने दिया था। विकासात्मक कार्य का संप्रत्यय, तो विकासात्मक कार्य का संप्रत्यय किसने दिया। इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा हेविंगहर्स्ट। विकासात्मक कार्य का संप्रत्यय अगर आपसे पूछा जाए कि किसने दिया तो इसका उत्तर होगा हेविंगहर्स्ट। और विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो उसका सही आंसर होगा पियाजे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक छात्र हिंदी कविता की आलोचनात्मक व्याख्या, इसमें जो टेक्निकल शब्द है वो है आलोचनात्मक व्याख्या, प्रस्तुत कर लेता है। उसका यह अधिगम व्यवहार किस अनुक्षेत्र में रखा जाता है। तो आपको पता है अधिगम व्यवहार के 3 अनुक्षेत्र बताए थे ब्लूम महोदय ने। ब्लूम टेक्सोनोमी थी, उसमें 3 अनुक्षेत्र आप पढ़ते हैं। जिसमें सबसे पहला तो था ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक, एक ही बात है। ज्ञानात्मक कॉग्निटिव, भावात्मक कोनेटिव, भावात्मक, और तीसरा था क्रियात्मक या इसको साइकोमोटर भी बोल सकते हैं, क्रियात्मक। ब्लूम महोदय ने 3 जो है अधिगम व्यवहार के क्षेत्र बताए थे। तो इसमें ज्ञानात्मक जो अनुक्षेत्र है उसमें विभिन्न चरण है। उन चरणों में आपको पता है ज्ञान, फिर अंडरस्टैंडिंग यानी कि अवबोध, तीसरा है अनुप्रयोग एप्लीकेशन, चौथा आता है विश्लेषण एनालिसिस, मतलब किसी विषय वस्तु को तोड़ना, टुकड़ों में विभाजित करना। और 5वां जो आता है वो संश्लेषण सिंथेसिस, मतलब जोड़ना। और अंतिम जो आता है, जो सर्वोच्च स्तर होता है ज्ञानात्मक क्षेत्र का, वो होता है मूल्यांकन इवैल्यूएशन। तो ये ज्ञानात्मक क्षेत्र में आते हैं। ब्लूम ने जो ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र बताया था उसके चरण थे। भावात्मक क्षेत्र का जो अंतिम चरण होता है, वो चरित्रीकरण। इसके अलावा जो रिसीविंग है, रिस्पॉन्डिंग है, वैल्यूइंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, करेक्टराइजेशन है, चरित्रीकरण, ये इसका सर्वोच्च स्तर होता है भावात्मक क्षेत्र का। उसी प्रकार से जो मनोगत्यात्मक क्षेत्र होता है, साइकोमोटर जो क्षेत्र होता है, उसका जो सर्वोच्च स्तर होता है वो होता है स्वाभाविकरण, नेचुरलाइजेशन या आदत निर्माण। आदत निर्माण। तो ब्लूम महोदय ने आपको बताया 3 अधिगम के अनुक्षेत्र बताए थे, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो हिंदी कविता की आलोचनात्मक व्याख्या करना जो है वो ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र में आएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि अधिगम के विभिन्न सिद्धांत व्याख्या करते हैं। अधिगम के सिद्धांतों का अध्ययन हम 2 जो है रूप में करते हैं। पहला तो आपको पता है व्यवहारात्मक सिद्धांत हम पढ़ते हैं, या व्यवहारवादी बोल सकते हैं आप। व्यवहारवादी सिद्धांतों में हम जो 4 जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके जो प्रयोग हैं, उनके जो सिद्धांत हैं वो हम पढ़ते हैं।
व्यवहारवादी का बेसिकली तात्पर्य है कि वो किसी के व्यवहार पर आधारित होते हैं, किस प्रकार से कोई रिएक्ट करता है। मतलब उन्होंने प्रयोग किया था, जैसे वो बताया थार्नडाइक महोदय था इनमें एक। थार्नडाइक ने उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत बिल्ली पर जो अनुप्रयोग करके थार्नडाइक ने उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत दिया था। इसके अलावा दूसरा हम पढ़ते हैं पावलोव का जो कुत्ता है, पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किए थे। और कुत्ते पर प्रयोग करने के बाद में जो उन्होंने थ्योरी दी थी वो थी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो पावलोव ने दी थी। इसके अलावा स्किनर जो महोदय है वो भी व्यवहारवादी है, जिसने आपको पता है कि चूहों पर अध्ययन करते हुए आपको पता है चूहों पर अध्ययन करते क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो है वो सिद्धांत दिया था। पुनर्बलन से भी स्किनर का नाम जुड़ा है काफ़ी। पुनर्बलन यानी कि जो रीइंफोर्समेंट है उनका जनक माना जाता है स्किनर को। इसके अलावा जो हल का जो पुनर्बलन थ्योरी है, हल का पुनर्बलन सिद्धांत, ये जो 4 सिद्धांत हैं ये तो व्यवहारवादी। इसके अलावा संज्ञानवादी जो है संज्ञान पर आधारित। संज्ञान का मतलब क्या है, बेसिकली चिंतन तर्कणा, मतलब जिसमें मानसिक प्रक्रिया जो है प्रयुक्त होती है वो संज्ञान है। संज्ञान पर आधारित आपको पता है ज्ञान पर आधारित सिद्धांतों में बहुत सारे अनेक सिद्धांत हैं, जिनमें महत्वपूर्ण ब्रूनर का जो है संरचनात्मक सिद्धांत है। कोलर ने जिन्होंने बंदर पर प्रयोग किए थे, कोलर का सूज या इनसाइट थ्योरी आपको पता है, कोलर की हम पढ़ते हैं, ये संज्ञानात्मक सिद्धांतों में आता है। इसके अलावा आप पढ़ते हैं फील्ड थ्योरी आपको पता है कुर्तलेविन की है। फील्ड थ्योरी कुर्तलेविन ये भी संज्ञानात्मक क्षेत्र में है। इसके अतिरिक्त आप पढ़ते हैं बांडुरा का सामाजिक जो अधिगम सिद्धांत है, ये भी संज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत है। तो अधिगम की जो विभिन्न सिद्धांत हैं संज्ञानात्मक और व्यवहारवादी, ये किसकी व्याख्या करते हैं, तो ये व्याख्या करते हैं अधिगम के उत्पन्न एवं व्यक्त होने की, कि अधिगम लर्निंग किस प्रकार से उत्पन्न की जा सकती है और किस प्रकार से वो व्यक्त की जा सकती है, ये हम अधिगम के विभिन्न सिद्धांतों में अध्ययन करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था कि ठोस वस्तुओं पर आधारित मानसिक संक्रिया की बात कर रहा है, मतलब संज्ञान की बात कर रहा है, के परिणाम स्वरूप संक्रिया मतलब प्रोसेस के परिणाम स्वरूप समस्या समाधान पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था। संज्ञानात्मक विकास की जब बात आती है तो पियाजे महोदय का नाम लिया जाता है। संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में पियाजे का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। पियाजे ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था, ये आप जानते हैं। और संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन करते हुए पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी, जिसमें पहली अवस्था थी सेंसरी मोटर संवेदी पेशी अवस्था। 0 से 2 वर्ष के बच्चों, 0 से 2 वर्ष को यहाँ कह सकते हैं शेष अवस्था के बच्चों का इसमें जो है बच्चों के अध्ययन पर ही आधारित थी। सेंसरी मोटर का मतलब है कि संवेदी गामक, यानी जो अपने संवेदी और गामक जो क्रिया हैं उनके माध्यम से अगर कोई बच्चा सीखता है तो वो सेंसरी मोटर अवस्था में सम्मिलित होगा। दूसरी अवस्था पियाजे ने बताई थी परी ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें उन्होंने जो पूर्व बाल्यावस्था है 3 से यूँ कहें कि 6 वर्ष तक के बच्चों का जो है अध्ययन किया था और उसके अध्ययन पर ही आधारित थी। तीसरी अवस्था पियाजे की थी, वो थी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि मूर्त जो संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त का मतलब क्या है, मूर्त शब्द जो है साइकोलॉजी में एक महत्वपूर्ण टर्म है। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। मूर्त का मतलब है जो प्रत्यक्ष अपने सामने है, जिसे हम देख सकते हैं, प्रत्यक्ष से जिनका अनुभव कर सकते हैं, वो मूर्त में सम्मिलित होता है। तो तीसरी जो अवस्था थी उसमें जो उत्तर बाल्यावस्था है 6 से 12 वर्ष के बच्चों के अध्ययन पर ही आधारित थी। चौथी अवस्था थी आपको पता है, चौथी अवस्था थी एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज। ये किशोर अवस्था से संबंधित थी, यानी कि ये 12 से 18 वर्ष के बच्चों के अध्ययन पर आधारित थी। एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी। पियाजे का सिद्धांत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में पियाजे से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। अपना क्वेश्चन था कि ठोस वस्तुओं पर आधारित मानसिक संक्रिया कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे ठोस वस्तुओं का वर्गीकरण हो सकता है,
ठोस वस्तुओं का, बालक को अगर कोई ठोस वस्तु दी जाए, उसका वो वर्गीकरण करना जान जाए, उनका वो संरक्षण करना जान जाए, उनका वो वर्गीकरण करना जान जाए, संरक्षण करना जान जाए और संग्रहण करने जैसे संपत्तियों का विकास अगर उसमें हो जाता है, तो वो आपको पता है कौन सी अवस्था में जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इंपॉर्टेंट अवस्था है, उत्तर बाल्यावस्था से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या NCF 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत। आपको पता है NCF 2005 के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत थे। NCF 2005 NCERT के द्वारा तैयार एक दस्तावेज था। यशपाल समिति के आधार पर इसकी रिपोर्ट जो है वो तैयार की गई थी। यशपाल समिति का जो एक स्टेटमेंट आता है वो है लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब बिना बोझ के सीखना। इसी के इर्द गिर्द लर्निंग विदाउट बर्डन, इसी के इर्द गिर्द ये पूरा जो NCF है वो घूमता है। लर्निंग विदाउट बर्डन, इसी के इर्द गिर्द अपना जो है ये NCF 2005 की थ्योरी है वो इसी के इर्द गिर्द गिरती है। तो जो 5 जो सिद्धांत दिए गए हैं उनमें से कौन सा नहीं है ये आपसे पूछा है। तो ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, बिल्कुल ये तो था। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त हो ये सुनिश्चित करना, ये भी सही है। परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा कक्षी गतिविधियों से जोड़ना, ये भी 5 सिद्धांतों का हिस्सा था। 5वां जो सिद्धांत था वो ये था कि राष्ट्रीय मूल्यों का विकास करना, मतलब राष्ट्रीय भक्ति या राष्ट्र के प्रति प्रेम, ये 5वां इसका सिद्धांत था। तो इसमें ये नहीं था, तो इसमें ये हो जाएगा स्कूली शिक्षा में उदारवाद की अवधारणा को विकसित करना। NCF 2005 से भी हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो चाहे रीट हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो है समानता, गुणवत्ता व परिमाण। परिमाण का मतलब मात्रा से है यहाँ पे। को भारतीय शिक्षा का दुराग्रह त्रिकोण किसने कहा था? तो ये सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन था। इसमें होगा JP नायक। ये शायद बहुत ही कम बच्चे इसको कर पाए होंगे इसका सही उत्तर, क्योंकि मुझे तो नहीं आ रहा था ये। समानता, गुणवत्ता व परिमाण को भारतीय शिक्षा का दुराग्रह त्रिकोण किसने कहा था? JP नायक ने। तो इसका सही उत्तर JP नायक हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सीखने के लिए सीखना। लर्निंग फॉर लर्निंग, जो सीखा है उसे छोड़ने की और दोबारा सीखने की तत्परता। नई परिस्थितियों के प्रति लचीले व रचनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया पर जोर डालने की आवश्यकता, ये महत्व उद्देश्य किसका था? तो ये NCF 2005 का ही उद्देश्य था। NCF 2005 से संबंधित ऐसे बहुत सारे कोटेशन हैं जो हमें याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था इसमें अधिगम के सिद्धांत दिए गए हैं, इसमें अधिगम के सिद्धांत दिए गए हैं और उनका प्रतिपादन किसने किया उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो अधिगम का जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है या उद्दीपक अनुक्रिया संबंधों की संरचना, उद्दीपक अनुक्रिया आपको पता है स्टिमुलस रिएक्शन, ये थार्नडाइक से संबंधित है। थार्नडाइक ने इसको संबंधवाद के नाम से भी जाना जाता है। संकेत अधिगम है, संकेत अधिगम आपको पता है टोलमैन का है। क्षेत्र सिद्धांत या फील्ड थ्योरी कुर्थ-लेवन की है। और अंतर्दृष्टि, इंसाइट या सूझ का जो सिद्धांत है वो कोलर, बंदर पर प्रयोग किए थे कोलर ने। तो इसका सही उत्तर नीचे इसमें जो है सही उत्तर आप इसका देख लेना। संज्ञान का अर्थ क्या है? संज्ञान का अर्थ क्या है? संज्ञान का अर्थ है कि कार्य व भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना। यही इसका आंसर होगा, कार्य व भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अस्मिता के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है। तो अस्मिता के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय होता है किशोरावस्था। RPSC ग्रेड फर्स्ट के एग्जाम में जो बालक के विकास की 3 अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, उसमें जो ज़्यादा जोर है वो किशोरावस्था पर दिया जाता है, क्योंकि ग्रेड फर्स्ट में स्कूल लेक्चरर बनने के बाद में जिन बच्चों से हमारा सामना होता है वो बेसिकली क्या होते हैं, किशोरावस्था में ही होते हैं। तो उनसे संबंधित ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कोई क्वेश्चन आपको अगर नहीं भी आ रहा हो तो उसमें अगर आप किशोरावस्था करते हैं तो आपको जो है उत्तर के सही होने की संभावना उसमें ज़्यादा रहेगी। तो अस्मिता के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय किशोरावस्था। किशोरावस्था आपको पता है 12 से जो 19 वर्ष का समय है वो किशोरावस्था का समय माना जाता है। और किशोरावस्था में स्टेनली हॉल, जर्सिल्ड जैसे जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनका विशेष
योगदान रहता है, उनसे संबंधित प्रश्न भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इसमें हो जाएगा किशोरावस्था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण, कम्युनिकेशन एक टॉपिक के रूप में फर्स्ट ग्रेड में लगता है। संप्रेषण, संप्रेषण का बेसिकली तात्पर्य क्या होता है? संप्रेषण का मतलब होता है अपनी बात को व्यक्त करना, अपनी बात को किसी के सामने व्यक्त करना, प्रकट करना, अपनी भावना को प्रकट करना, कम्युनिकेशन स्थापित करना, संचार स्थापित करना। तो अशाब्दिक संप्रेषण, संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण, संप्रेषण आपको पता है दो प्रकार का होता है। वैसे तो कई प्रकार का संप्रेषण होता है, लेकिन बेसिकली जो है वो दो प्रकार का होता है, वर्बल और नॉन वर्बल, यानी कि शाब्दिक और अशाब्दिक। अशाब्दिक, वर्बल, शाब्दिक में तो आपको पता है शब्दों का इस्तेमाल होता है, यानी बोलकर या लिखकर। तो ये आगे दो प्रकार से डिवाइड हो सकता है, मौखिक और लिखित। वर्बल जो है वो दो प्रकार में विभाजित किया जा सकता है, मौखिक एंड लिखित। जबकि जो अशाब्दिक संप्रेषण है, अशाब्दिक संप्रेषण है का उदाहरण नहीं है। अशाब्दिक मतलब, अशाब्दिक का तात्पर्य हो जाएगा इसमें संकेतों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से, या फिर यूँ कह सकते हैं कि इशारों के माध्यम से या स्पर्श के माध्यम से, चेहरे से व्यक्त करना, ये सभी अशाब्दिक संप्रेषण में आ जाएंगे। लेकिन जानबूझकर मुस्कुराना, जानबूझकर मुस्कुराना, वैसे मुस्कुराना तो बेसिकली अशाब्दिक संप्रेषण में आता है, लेकिन जानबूझकर मुस्कुराना मुझे लगता है यहाँ इसमें 4 नंबर जो उत्तर है वो सही होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है। देखो 3 जो लगातार क्वेश्चन है वो संप्रेषण से पूछे गए हैं, संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है। यानी कि संप्रेषण की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, या वो कौन से रोल, कौन सी टर्म्स को फॉलो करती है, कौन सी एक सीक्वेंस को फॉलो करती है। जो कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है वो एक सीक्वेंस को फॉलो करती है, उसमें कौन कौन से तत्व होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। तो संप्रेषण प्रक्रिया में आपको पता है बेसिकली आप कौन कौन से तत्व होते हैं। सबसे पहले आपको पता है सेंडर की ज़रूरत होती है। सेंडर यानी कि जो भेजने वाला है, यानी कि इस संप्रेषण प्रक्रिया को हम किसी को हम मैसेज भेज रहे हैं, किसी को हम मैसेज भेज रहे हैं तो क्या क्या तत्वों की, क्या क्या एलिमेंट की आवश्यकता होगी, उसके संदर्भ में इसको हम पता कर सकते हैं। तो सेंडर यानी कि प्रेषक, प्रेषक हो जाएगा। प्रेषक के बाद में उसके पास क्या होना चाहिए? एनकोडिंग, एनकोडिंग, एनकोडिंग और डिकोडिंग बेसिकली कंप्यूटर साइंस की टर्म है, लेकिन एनकोडिंग क्या हो जाएगी? एनकोडिंग का मतलब होता है कि किसी भी सेंटेंस, किसी भी जो मैसेज है उसको एनकोड करना, यानी कि कूट भाषा में लिखना, उसको कूट भाषा में लिखना जिसे और कोई समझ ना पाए और कोई जान ना पाए। बेसिकली तो एनकोडिंग का मतलब ये होता है। तो सेंडर होना चाहिए, उसके बाद में एनकोड करो उसको, फिर उसके पास मैसेज होना चाहिए, मैसेज होना चाहिए जो संदेश वो भेजना चाह रहा है। फिर उसके बाद आपको पता है माध्यम, कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए। उसके बाद में आपको पता है डिकोड, उसके बाद में डिकोड, जो एनकोड किया है उसको डिकोड, डिकोड करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी ताकि जो है वो जिसको हम भेज रहे हैं वो समझ सके। और अंतिम जो होना चाहिए वो फीडबैक, फीडबैक या प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि का मतलब यही है कि जिसको हम भेजना चाह रहे हैं उसको संदेश जो है वो प्राप्त हो चुका है। तो संप्रेषण प्रक्रिया का कौन सा तत्व नहीं है इसमें ये देखेंगे। तो संप्रेषक, संप्रेषक मतलब भेजने वाला, संदेश होना चाहिए, संप्रेषक होना चाहिए, गंतव्य, संदर्भ। तो इसमें जो है गंतव्य जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि संप्रेषण का प्रकार नहीं है। तो संप्रेषण का प्रकार जो है अंतर्वैयक्तिक होता है, स्व संप्रेषण भी होता है, लोक संप्रेषण भी होता है, लेकिन जो वेद्य संप्रेषण है वो नहीं होता है। संप्रेषण के बेसिकली तो दो प्रकार हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक में मौखिक और लिखित, लेकिन अन्य प्रकारों में जैसे इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, लोक संप्रेषण, स्व संप्रेषण, औपचारिक, अनौपचारिक, अनेक प्रकार हैं। तो इसमें जो प्रकार नहीं पूछा है वो है वेद संप्रेषण। ये भी ठीक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये था कि ज्ञान तभी उपयोगी है जब वह स्वयं के निरीक्षण द्वारा प्राप्त किया गया हो। ये सिद्धांत, मतलब कि सिद्धांत में ये बात कही गई है कि ज्ञान तभी उपयोगी है जब वह स्वयं के निरीक्षण, मतलब स्वयं उसको करके, स्वयं उसको करके या खोज करके या अन्वेषण
अन्वेषण करके अगर उसको प्राप्त करें तो ये आपको पता है खोज विधि, जिसका दूसरा नाम ह्यूरिस्टिक विधि है, जिसका जनक आपको पता है आर्मस्ट्रॉन्ग, जिसका जनक जो है आर्मस्ट्रॉन्ग थे। इनका मानना था कि ज्ञान जो है वो अन्वेषण करके प्राप्त किया जाए तो वो उपयोगी ज़्यादा रहता है, और उनकी बात सही भी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक विधि है, इसको खोज विधि के नाम से भी जानते हैं। इसके जो जनक हैं वो है आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभासी अनुभव किसके माध्यम से बेहतर दिया जा सकता है? आभासी अनुभव यानी कि वर्चुअल फीलिंग। वर्चुअल फीलिंग आपको पता है कंप्यूटर के माध्यम से दी जा सकती है। इसका सही उत्तर कंप्यूटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी मुद्रित सामग्री, मुद्रित यानी प्रिंटेड, तो प्रिंटेड सामग्री तो अनुशिक्षकीय नहीं है। बाकी एनसाइक्लोपीडिया, बुलेटिन समाचार से संबंधित होता है, आपको पता है। और कैटालॉग को अनुसूची भी बोलते हैं। तो ये मुद्रित सामग्री का प्रकार अनुशिक्षकीय नहीं है, ये हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा प्रभुत्ववादी अनुदेशन, प्रभुत्ववादी अनुदेशन यानी कि एक तरफा कहें, या इसमें जो है प्रभुत्ववादी अनुदेशन में शिक्षक की भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण मानी जाती है। और मनोविज्ञान जो है वो शिक्षक को सदैव जो है वो एक सुविधा प्रदाता यानी फैसिलिटेटर के रूप में मानती है। मनोविज्ञान शिक्षक को सुविधा प्रदाता के रूप में मानती हैं, सरलकर्ता के रूप में, सुगमकर्ता के रूप में मानती हैं। तो प्रभुत्ववादी अनुदेशन आयु का प्रकार नहीं है। तो आपको पता है व्याख्यान विधि में तो शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, पाठ प्रदर्शन में भी शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, अनुवर्ग शिक्षण में भी शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। लेकिन जो योजना विधि है, योजना विधि जिसको हम प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं, प्रोजेक्ट मेथड के जनक आपको पता है किलपेट्रिक। प्रोजेक्ट मेथड के जनक हैं किलपेट्रिक। और ये जो प्रोजेक्ट मेथड है वो जॉन डीवी का जो प्रयोजनवाद था उसी की उपज है। प्रोजेक्ट विधि में अब क्या करते हैं, करके सीखने पर बल दिया गया है। प्रोजेक्ट विधि में करके सीखने पर या क्रिया द्वारा सीखने पर बल दिया गया है। प्रोजेक्ट विधि के संदर्भ में किलपेट्रिक का एक स्टेटमेंट भी है कि प्रोजेक्ट एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। प्रोजेक्ट एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जो सामाजिक वातावरण में पूर्ण होती हैं। तो इसका जो है सही आंसर होगा वो योजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड। जनक किलपेट्रिक थे। किलपेट्रिक प्रोजेक्ट विधि के जनक हैं। इन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जो सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है और करके सीखने पर इस विधि में बल दिया जाता है। क्रिया द्वारा सीखने पर इस विधि में बल दिया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि कक्षा शिक्षण के संदर्भ में अधिगम एवं अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार की जानकारी अपेक्षित नहीं है? अधिगम एंड यानी कि लर्निंग एंड मोटिवेशन उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार की जानकारी अपेक्षित नहीं है? तो शिक्षक चर, छात्र चर और परिस्थितिगत चर, ये तीनों इससे संबंधित हैं। लेकिन विद्यालय में सेवा के लिए स्वीकृत नियम ये एक अलग कंसेप्ट है, तो ये जानकारी अपेक्षित होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे अहमग्रस्त छात्र की विशेषता के रूप में नहीं माना जा सकता? अहमग्रस्त आपको पता है जो इड, ईगो, फ्राइड का जो सिद्धांत है ना, इड, ईगो और सुपर ईगो, इसमें ईगो की बात कर रहा है कि ईगो से ग्रसित छात्र किसे नहीं माना जा सकता। तो ईगो से ग्रसित छात्र किसी पुरस्कार की इच्छा द्वारा अनुप्रेरित होता हो। छात्र अपने आकांक्षा स्तर को अपने आत्म संपत्ति के अनुसार निर्धारित करता है। लक्ष्य की प्राप्ति हेतु छात्र अपेक्षित तल्लीनता प्रदर्शित करता है। अपेक्षित मानदंडों के अनुसार छात्र अपने व्यवहार को टालने की चिंता व्यक्त करता है। तो अहमग्रस्त छात्र की विशेषता नहीं पूछी है तो लक्ष्य की प्राप्ति हेतु छात्र में अपेक्षित जितनी आशा की जा सकती है तल्लीनता प्रदर्शित करता है, तो ये इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, पूछा गया है संज्ञानवादी अवधारणा यानी अधिगम के संज्ञानवादी सिद्धांत दिए गए हैं और उनके प्रवर्तक आपसे पूछे हैं। तो इसमें
विकासवादी सिद्धांत मैंने जो शुरू में बताया था, विकासवादी सिद्धांत आपको पता है जीन पियाजे का है, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। इसके अलावा अभिग्राही जो अधिगम है वो डेविड वासुवेल का है। तो 4 में आपको पता है, 4 में ब हो जाएगा और 1 में स, ये इसी आंसर इसी जो है ऑप्शन में बैठ रहा है। तो सतही एवं गहन उपागम, सतही एवं गहन उपागम का प्रवर्तक हो जाएगा फेरेंस मार्टन, और स्वनियमित अधिगम सेल्फ रेगुलेटेड अधिगम हो जाएगा बेरी जिमरमैन। तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा। अधिगम के संज्ञानवादी सिद्धांतों से आजकल प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहले अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन आजकल संज्ञानवादी सिद्धांतों से ज़्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फील्ड थ्योरी के अंतर्गत संज्ञानात्मक संरचना। फील्ड थ्योरी आपको पता है कुर्ट लेविन ने दी थी फील्ड थ्योरी, और उन्होंने क्या बताया था इस अपनी फील्ड थ्योरी में, बताया था कि वातावरण को इन्होंने अधिगम का आधार माना है। कुर्ट लेविन ने वातावरण को अधिगम का आधार माना है। इनका ये मानना था, वातावरण को अधिगम का आधार माना है। इनका क्या मानना था कि व्यक्ति के जीवन में वातावरण में अनेक बाधाएं आती हैं, और व्यक्ति उन बाधाओं से क्या होता है, सीखता जाता है और उन बाधाओं का वो समाधान ढूंढता है, और समाधान ढूंढते हुए वो समस्या का समाधान करता है तथा अपने उद्देश्य की प्राप्ति करता है। फील्ड थ्योरी में कुर्ट लेविन ने क्या बात की है कि व्यक्ति है वो वातावरण के माध्यम से सीखता है। वातावरण में अनेक प्रकार की व्यक्ति के पास सामने बाधाएं आती हैं, व्यक्ति उन बाधाओं से सीखता है, और सीखते हुए उन बाधाओं से कुछ सीखते हुए अपने उद्देश्य की प्राप्ति करता है। तो फील्ड थ्योरी में आपको पता है संज्ञानात्मक संरचना पर्यावरण वातावरण की बात होती है, तो इसमें पर्यावरण जो है वो इसका पर्यायवाची हो जाएगा। क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत संज्ञानात्मक संरचना का पर्यायवाची पर्यावरण का, ठीक है। कुर्ट लेविन ने 3 अपनी जो थ्योरी थी उसमें जो है 3 प्रकार की टर्मिनोलॉजी का उन्होंने यूज किया है, जो भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। उसमें जो पहली टर्म थी वो थी लाइफ स्पेस, दूसरा था वेक्टर, ये याद रखना पड़ेगा आपको, वेक्टर एंड वेलेंसेज। इसके अतिरिक्त टोपोलॉजी, तीसरा था टोपोलॉजी। तो ये कुर्ट लेविन ने अपनी थ्योरी में 3 जो हैं तीन जो टर्म है वो यूज की थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005, एनसीएफ से देखो इस पेपर में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूलों में किस प्रकार की पाठ्यचर्या अपनानी चाहिए। तो इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा सार्वभौमिक पाठ्यचर्या जो सभी विद्यार्थियों के लिए सुलभ हो। ज़्यादा उत्तर इसमें ये सही है, सार्वभौमिक यूनिवर्सल पाठ्यचर्या जो सभी विद्यार्थियों, सही उत्तर हो जाएगा, हर कोई इसका सही उत्तर कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखना ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। ज्ञान के निर्माण की बात हो रहा है इसमें, निर्माण यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। तो इसमें इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो रचनात्मक यानी परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करेगा। सीखने ज्ञान का निर्माण का मतलब रचना, कंस्ट्रक्टिविज्म, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कथन असत्य नहीं है। तो केवल सामाजिक अनुभवों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए, केवल सांस्कृतिक अनुभवों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए, दोनों सामाजिक एवं सांस्कृतिक अनुभवों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए, न तो सामाजिक और न ही सांस्कृतिक। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा, सीधा सा क्वेश्चन है, दोनों सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभवों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सार्थक अधिगम व धारण किस प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य है। शिक्षण प्रतिमान, ये भी फर्स्ट ग्रेड में ही टॉपिक लगता है शिक्षण प्रतिमान का। सार्थक अधिगम व धारण जो है वो सूचना प्रक्रम प्रतिमान, शिक्षण प्रतिमानों को 2 भागों में बांटा गया है। सूचना प्रक्रम प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य है
मेसी ओपन ऑनलाइन कोर्स के लिए भारतीय माध्यम है। मेसी ओपन ऑनलाइन कार्यक्रम यानी कि MOOC, मेसी ओपन ऑनलाइन कोर्स। मेसी ओपन ऑनलाइन कोर्स बेसिकली क्या है? ये एक वेब आधारित मुफ्त दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है, डिस्टेंस लर्निंग से संबंधित। ओपन का मतलब सबके लिए, ऑनलाइन कोर्स है, वेब आधारित दूरस्थ शिक्षा का ऑनलाइन कोर्स है। ये एक इंटरनेशनल टर्म है। तो भारत में इसका जो है पोर्टल है वो है स्वयं पोर्टल। भारत में स्वयं पोर्टल के माध्यम से, ये स्वयं पोर्टल जो है MHRD वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से इस स्वयं पोर्टल को ईजाद किया गया है। और ये मेसी ओपन ऑनलाइन कोर्स का प्रचलन जो है वो 2008 के बाद से शुरू हो चुका है। 2008 के बाद से शुरू हो चुका है। तो इसमें जो है भारतीय माध्यम है स्वयं पोर्टल। मेसी ओपन ऑनलाइन कोर्सेज क्या होते हैं? आप इसको पोर्टल को अपने मोबाइल में खोल कर भी देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे कोर्स जो हैं वो फ्री में उपलब्ध हैं। निःशुल्क उपलब्ध हैं। तो मेसी ओपन ऑनलाइन कोर्स सबके लिए जो उपलब्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रणाली पहलू का तत्व नहीं है। प्रणाली मतलब प्रोसेस। सिस्टम अप्रोच से एक क्वेश्चन पूछा गया है, प्रणाली का पहलू का तत्व नहीं है। तो प्रणाली के 3 तत्व होते हैं, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस और आउटपुट। 3 तत्व होते हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो प्रणाली का तत्व नहीं होगा, तो इसमें प्रणाली का तत्व अध्ययन नहीं होगा, बाकी तीनों होंगे। अदा का मतलब इनपुट, प्रक्रिया का मतलब प्रोसेस, प्रतिपुष्टि का मतलब आउटपुट हो जाएगा। इसमें किसी एक प्रणाली के रूप में नहीं देखा जा सकता। तो इसमें मूल्यांकन RPSC ने सही उत्तर माना है। मूल्यांकन को एक प्रणाली के रूप में नहीं देखा जा सकता। साक्षात एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एक पोर्टल, एक वन स्टॉप पोर्टल ईजाद किया गया है, उसको साक्षात नाम दिया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीक। ये जो तीनों चारों प्रश्न है वो ICT से पूछे गए हैं। ICT जो अंतिम जो यूनिट लगती है फर्स्ट ग्रेड में वो है सूचना एवं संप्रेषण तकनीक द्वारा शिक्षा एक राष्ट्रीय अभियान के संदर्भ में कौन सा असत्य नहीं है? असत्य नहीं है का मतलब सत्य है। तो सत्य क्या है? सत्य है ई विषय वस्तु का उत्पादन। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स है। ई विषय वस्तु का मतलब जो डिजिटल कंटेंट है वो विकसित करना। इसका जो है राष्ट्रीय शिक्षा एक राष्ट्रीय अभियान का उद्देश्य है ICT के तहत। तो इस प्रकार से हमने जो 30 क्वेश्चन हिंदी के पेपर में साइकोलॉजी के पूछे गए थे उनका हमने सॉल्यूशन देखा है। साथ में मैंने और भी चीज़ें जो है इसमें ऐड करने की कोशिश की है। चूँकि ये मेरा पहला वीडियो है तो इतना फ्लो शायद मेरे से नहीं बन पाया हो, लेकिन नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं प्रयास करूँगा कि थोड़ा इसमें और भी इम्प्रूवमेंट करूँ। और बाकी आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। और आप हमसे जुड़े रहना चाहो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। और ऐसे आप तैयारी करते रहें। हम आपके लिए आशा करते हैं कि आप अच्छी मेहनत करके कहीं अच्छे से सेटल हो जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।